दूसरी लहर के बीच राहत की खबर। देश में नए केस से ज्यादा ठीक होने वाले की संख्या में इजाफा। 24 घंटे में 3,29,000 केस, 3,55,000 से ज्यादा लोगों ने कोरोना को हराया। कोरोना के कोहराम के बीच हरियाणा से भी राहत भरी खबर। 24 घंटे में 12,000 से ज्यादा केस, 16,000 से ज्यादा लोगों ने कोरोना को दी मात। एक्टिव केस 1,13,000 के पार। ऑक्सीजन की आपूर्ति को लेकर एक्शन मोड में मुख्यमंत्री मनोहर लाल। ऑक्सीजन लाने उड़ीसा भेजे गए 2 टैंकर। सीएम ने कहा ऑक्सीजन की नहीं आने देंगे कमी। कोरोना की रोकथाम को लेकर सरकार का बड़ा फैसला। 25 वॉल्वो बसों को चलते फिरते अस्पताल में किया जाएगा तब्दील। ऑक्सीजन से लेकर प्राथमिक उपचार की तमाम सुविधाएं रहेंगी मौजूद। हरियाणा रोडवेज की 110 मिनी बसों को भी बनाया गया एम्बुलेंस। सभी कंपनियों को मिले वैक्सीन बनाने का फॉर्मूला। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने की मांग। कहा बिना वैक्सीन कोरोना से नहीं जीत पाएंगे जंग। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं आपके साथ अतुल प्रताप सिंह। आपका अपना न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा आज एक बार फिर से लेकर आया है कोरोना ओपीडी। जी हां, आपका अपना ओपीडी, जहां आप अपने घर पर बैठकर बेहतर उपचार के सुझाव ले सकते हैं। कोरोना महामारी को मात देने के लिए आज हमारे साथ देश के प्रसिद्ध बड़े डॉक्टरों का एक खास पैनल फिर से होगा, जिनसे आप सीधा संवाद मेरे जरिए करेंगे, हमारे चैनल के माध्यम से करेंगे, इस ओपीडी के माध्यम से करेंगे। आप अपने मन में जो भी सवाल है वो जानकारी ले सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं। अगले 1 घंटे तक आप हमारे फोन नंबर पर, जो कि आपके टेलीविजन स्क्रीन पर लगातार फ्लैश होगा, उस पर आप फोन करें और फिर अपने सवाल हमारे साथ साझा करें। लेकिन इससे पहले कोरोना के बारे में हर अपडेट जानना भी जरूरी है। मसलन देश और प्रदेश में कोरोना के आंकड़े क्या कहते हैं, ऑक्सीजन की कमी से आखिर कैसे निपटा जा रहा है, सरकार और प्रशासन कितनी मुस्तैदी से तमाम कमियों को दूर करने में जुटे हैं। तो चलिए सबसे पहले आपको देश के आंकड़ों पर, जो कि कोरोना के हैं, एक नजर डाल देते हैं, आपको दिखा देते हैं। देश में कोरोना के मामलों में अच्छी बात यह है, राहत की खबर यह है कि फिलहाल कमी आई है। 24 घंटे की बात करें तो 3,29,517 नए केस मिले हैं। यानी आप देखिए, कल से पहले तक लगातार 4 दिन तक 4 लाख से ऊपर केस थे, लेकिन अब यह आंकड़ा घटा है। एक दिन में 3,879 लोगों की मौत हुई है। इसमें भी एक चीज स्पष्ट कर दें कि यह कल की तुलना में थोड़ा ज्यादा है। इस वजह से यह अपने आप में सरकारों के लिए भी चिंता का विषय है और सरकारें इसको लेकर अपने तमाम जो खास पैनल हैं या फिर जो उनके परामर्शकर्ता हैं, जो डॉक्टरों की टीम लगी है, उनसे इस पर निगरानी रखने को भी कह रहे हैं कि आखिर इसकी वजह क्या है। अब हम आपको यह देश का जो हाल बता रहे थे कि वहां पर स्थिति क्या है और कितने लोगों की अभी तक मौत हुई है। पिछले 24 घंटे में 3,29,517 नए केस आए हैं। 24 घंटे में 3,55,000 से ज्यादा लोग ठीक हुए हैं। लेकिन अब प्रदेश का हाल क्या है? हरियाणा प्रदेश की अगर बात करें तो हरियाणा में 24 घंटे में 12,718 केस आए हैं। नए केस से ठीक होने वालों की संख्या ज्यादा है। यह अपने आप में एक राहत भरी खबर है, लेकिन फिर भी सतर्कता जरूरी है। 24 घंटे में 16,000 से ज्यादा लोग रिकवर हुए हैं। यानी जो केस हैं एक्टिव, उनसे ज्यादा पिछले 24 घंटे में यहां पर लोग रिकवर हुए हैं। 1,13,232 केस एक्टिव हैं हरियाणा में। हरियाणा में जो रिकवरी रेट है वो 81.07% का है। गुरुग्राम में 2,749 नए केस आए हैं, 4,422 ठीक हुए हैं, लेकिन लगभग डबल हम कह सकते हैं कि लोग दुरुस्त हुए हैं। फरीदाबाद की बात करें तो 1,347 नए केस, 2,355 लोग यहां पर ठीक हुए हैं। सोनीपत में 279 नए केस आए हैं और ठीक होने वालों का आंकड़ा 1,089 का है। हिसार में 1,185 नए केस आए हैं और 1,131 लोग यहां पर ठीक हुए। अंबाला में 373 नए केस हैं और 1,525 लोग यहां पर ठीक हुए हैं। तो हरियाणा में रिकवरी रेट भी बेहतर है और साथ में देखिए जो एक्टिव केस 24 घंटे में आए उससे कहीं ज्यादा तुलना उन लोगों की है जो कि इससे रिकवर हुए, लड़ाई जीत चुके हैं।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल प्रदेश में ऑक्सीजन की आपूर्ति को लेकर एक्शन मोड में लगातार हैं। उड़ीसा से ऑक्सीजन की आपूर्ति हो पाए, इसके लिए मुख्यमंत्री ने मंगलवार को चंडीगढ़ एयरपोर्ट से जहाज से 2 टैंकर भुवनेश्वर के लिए रवाना किए। प्रदेश में ऑक्सीजन आपूर्ति के लिए रोजाना हवाई जहाज से टैंकर भेजे जा रहे हैं, जो कि वहां पर लोड होकर वापस आ रहे। ऑक्सीजन सप्लाई के लिए मुख्यमंत्री ने वायुसेना का आभार भी व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि संकट की इस घड़ी में वायुसेना प्रशंसनीय काम कर रही है। उन्होंने कहा कि भारतीय वायुसेना की मदद से कोविड महामारी के खिलाफ जंग में मदद मिल रही है। मुख्यमंत्री ने बताया कि सेना के सहयोग से पानीपत और हिसार में 500 बेड के हॉस्पिटल भी तैयार किए जा रहे हैं। बहुत जल्दी ही ये जनता के लिए समर्पित होंगे। सेना के इस सहयोग पर मुख्यमंत्री ने खासतौर पर बधाई भी दी है, आभार भी व्यक्त किया। अब आपके सामने 3 तस्वीरें हम रख रहे हैं। जहाज से जो कि यहां से टैंकर रवाना होने वाले थे, उसका मौका मुआयना किया खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने। पहली तस्वीर आप देखिए, टैंकर का मुआयना करते हुए ये वो टैंकर हैं जो कि उड़ीसा भेजे जा रहे हैं और लगातार वायुसेना अपने विमान के जरिए C-17 ग्लोब मास्टर के जरिए इन तमाम टैंकर्स को उन जगहों पर ले जा रहा है। जहाज उड़ीसा के लिए रवाना हुआ तो मुख्यमंत्री ने बाकायदा वहां पर हाथ लाकर अभिवादन भी किया। और देखिए, सबसे बड़ी बात कि मुख्यमंत्री ने वायुसेना का विशेष तौर पर आभार व्यक्त किया है, जो कि ऑक्सीजन आपूर्ति के लिए लगातार प्रदेश का सहयोग कर रहा। हमारी सेना एक बार फिर से सक्रिय मोड में है। वो हमारी सेना जो कि सरहद की भी सुरक्षा करते हैं और ऐसी परिस्थितियों में देश के अंदर भी उनका पूरा योगदान रहता है। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री ने उसके अलावा खासतौर पर जो सेना ने 2 अलग अलग जगहों पर 500 के बेड पानीपत और हिसार में तैयार करने शुरू किए हैं या वो आखिरी दौर में है तैयारी, उसको लेकर भी आभार व्यक्त किया। और ये फिर सुनिश्चित हो जाएगा कि कम से कम ये 2 जब अस्पताल यहां पर जनता के लिए खुल जाएंगे, समर्पित हो जाएंगे, तो एक बड़ी राहत मिलेगी आम व्यक्ति को, उन लोगों को जो कि संक्रमित हैं या फिर जिनको उपचार की बेहतर जरूरत है, जिनको अस्पताल पहुंचाना ही जरूरी है, ऑक्सीजन की जरूरत उनको इस वक्त महसूस हो रही है, तो उनके लिए 2 अस्पताल खासा एक तरीके से वरदान के तौर पर साबित होंगे। और यह सारा काम सेना की मदद से हो रहा है। और खासतौर पर ना सिर्फ सेना ही बल्कि प्रदेश में जो स्वास्थ्य सेवा से जुड़े हुए हमारे तमाम डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है, अलग अलग क्षेत्र के लोग हैं, उनका भी सहयोग लिया जा रहा है। वॉल्वो बसों को भी इसीलिए अब तैयार कर दिया गया ताकि हर एक व्यक्ति को, अगर गांव खेड़े का भी वो व्यक्ति है, ढाणी का भी व्यक्ति है, शहर में नहीं भी है तो भी उसको अगर जरूरत पड़े तो वो उसका लाभ ले पाए। ये तैयारी की जा रही है और रोडवेज की बसों को भी इसमें शामिल किया जाएगा। आज मैं एयरफोर्स स्टेशन चंडीगढ़, जहाँ से एयरफोर्स के जहाज़ में 2 हमारे कैंटर भुवनेश्वर के लिए गए हैं ऑक्सीजन लेने के लिए। और इस ऑपरेशन को यहाँ से लोडिंग एयरफोर्स के जो एयरक्राफ्ट में 2 टैंकर्स की हुई है, उसको मैंने प्रत्यक्ष देखा है। बहुत ही जिसको कहना चाहिए एक कठिन काम हमारे एयरफोर्स के जवान कर रहे हैं। एयरफोर्स का मैं इस सर्विस के लिए लोगों की जो कोरोना के समय में जो सहायता की जा रही है ऑक्सीजन लाने के लिए, मैं इसके लिए बहुत बहुत उनका धन्यवाद करता हूं। और मैं आशा करता हूं कि न केवल हमारे हरियाणा के लिए बल्कि पूरे देश भर के लिए जिस प्रकार की सर्विस दी जा रही है इनके द्वारा, इसको लगातार बनाए रखें। और जहाँ जहाँ आवश्यकता इसको बढ़ाने की आवश्यकता तो उसको बढ़ाएंगे भी सही, ताकि आज जो महामारी देश पर आई है, ये जो संकट आया है, इसमें निकलने के लिए हमारी जो सबकी जिम्मेदारी है, इसमें एयरफोर्स जो भूमिका निभा रही है, मैं इसकी सराहना करता हूं और आशा करता हूं कि इस काम में और ये तेज गति लाए। धन्यवाद। और अब आपको हम दिखाते हैं कि ग्रामीण स्तर पर, ग्रामीण अंचल पर कोरोना को हराने के लिए सरकार, हरियाणा सरकार क्या प्रयास कर रही है। रोडवेज की बसें जिनका मैं जिक्र कर रहा था, देखिए रोडवेज की बसों को भी इसमें शामिल किया गया है। जो मिनी बसें हैं उसमें ऑक्सीजन सिलेंडर से लैस 4 बेड का इंतजाम किया गया। ये बसें जरूरत वाली हर एक जगह पर पहुंच जाएंगी, वो चाहे गांव का कोई भी इलाका हो, सुदूरवर्ती जगह हो। कोविड के मरीजों को ये राहत पहुंचाने का फौरी तौर पर काम करेंगे और उसको अगर जरूरत है तो फिर अस्पताल पहुंचाने की व्यवस्था भी होगी। हरियाणा सरकार ने हरियाणा रोडवेज की 110 मिनी बसों को एम्बुलेंस बनाने का फैसला किया है। ये एम्बुलेंस आपातकालीन स्थिति में हर हाल में उपयोगी साबित होंगी। एक अच्छी पहल है। हर जिले में 5 मिनी एम्बुलेंस होंगी जो कि गांव-गांव जाएंगी और राहत पहुंचाएंगी और बाकायदा इनकी मॉनिटरिंग भी की जाएगी, ट्रैकिंग सिस्टम भी है। देखिए, इसके पहले हमने देखा था कि ऑक्सीजन की सप्लाई को लेकर जब दिक्कतें पैदा हुई थी और फिर सिलेंडर का आवागमन या फिर जो टैंकर्स का आवागमन था, तो वो चाहे उत्तर प्रदेश हो या फिर हरियाणा हो, बाकायदा उनकी मॉनिटरिंग
मॉनिटरिंग एक तरीके से को रूम बनाकर वॉर रूम बनाकर वहां से ट्रैकिंग के जरिए की जा रही थी। अब इसी तरीके से इन बसों का जब इस्तेमाल किया जाएगा तो ये हरियाणा रोडवेज की बस खासतौर पर सिर्फ शहर नहीं बल्कि खासतौर पर गांव के अंचल जो हैं वहां पर पहुंचे। मिनी बसों को इसमें 4-4 बेड के साथ इस तरीके से तैयार किया गया है। ये 6 तस्वीरें आप देखिए अंबाला, करनाल, सिरसा, सोनीपत, कुरुक्षेत्र और कैथल की। इन बसों का इस्तेमाल लोगों को ऑक्सीजन की उपलब्धता उनके घर तक हो जाए, उनके क्षेत्र तक हो जाए। अस्पताल जो जा रहे या फिर सिलेंडर की जो व्यवस्था कर पा रहे वो तो अलग है, लेकिन उसके साथ साथ सरकार की तरफ से यह व्यवस्था खासतौर पे की गई है कि कम से कम किसी की जान ऑक्सीजन की वजह से ना जाए। कम से कम अगर उसको तुरंत आवश्यक है कुछ देर के लिए ऑक्सीजन दिया जाना मिलना तो उसको ऑक्सीजन वहां पर मुहैया हो जाए और उसमें ये बसें बेहद कारगर साबित होंगी। तो करनाल में आज हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 100 बेड ऑक्सीजन सपोर्ट के साथ कोविड केयर सेंटर की हिना बैंक्वेट हॉल की शुरुआत की। वहां एक ऐप की शुरुआत की गई जिसका नाम करनाल रिसोर्स लोकेटर है, जिसके जरिए हॉस्पिटल में बेड से लेकर ऑक्सीजन, एम्बुलेंस से लेकर मेडिकल स्टोर, प्लाज्मा डोनर, इन तमाम चीजों की जानकारी उपलब्ध रहेगी। यानी कि करनाल के लोगों को इससे काफी राहत मिलेगी। वहीं असंध हलके की सीएचसी में 30 बेड का एक ऑक्सीजन सपोर्ट का हॉस्पिटल तैयार किया गया, जिसके चलते वहां के लोग वहीं पर अपना उपचार करवा पाएंगे। उन्हें करनाल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वहीं करनाल जिले की बाकी सीएचसी में 2 दिनों के अंदर इस तरह के ऑक्सीजन सपोर्ट वाले बेड शुरुआत करने की उम्मीद की गई है। वहीं सांसद संजय भाटिया ने अपने सांसद निधि से, अपने सांसद कोष से 100 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर देने की बात कही है। इन तमाम चीजों की मॉनिटरिंग भी की गई। चलिए तो हम ओपीडी की शुरुआत करते हैं। और ओपीडी में जिस तरीके से हमने पहले भी कहा था कि आप हमारे साथ अपने उन तमाम सवालों को साझा कर पाएंगे। आप लोग डॉक्टर साहब से कोरोना महामारी से बचाव और घर में रहकर कैसे आप खुद अपना ख्याल रख सकते हैं, अगर आपके अंदर कोई सिम्टम आता है तो कौन सी वो दवाएं हैं जिनका आप उस वक्त सेवन कर सकते हैं, क्योंकि गलत जानकारी खासतौर पर खतरा हो जाती है। खासतौर पर एक बार फिर से मैं कहूं कि सोशल मीडिया पर कतई विश्वास मत करिए। सोशल मीडिया पर जो वीडियोस, जो खबरें या फिर जो लेख वायरल हो रहे हैं या चल रहे हैं उनकी आपको महत्वता समझनी पड़ेगी कि क्या वाकई महत्वपूर्ण है और अगर हैं तो उनकी सत्यता कितनी है। इन तमाम चीजों को आपको समझना होगा। हमारे साथ फिलहाल डॉक्टर राजेश जो कि सीनियर फिजिशियन है वो जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज हरियाणा की इस ओपीडी में। डॉक्टर राजेश आपका। डॉक्टर राजेश गोयल साहब, सबसे पहला सवाल मैं यही कहूंगा आपसे, जो मौजूदा स्थिति है एक राहत है लेकिन हमें इतनी जल्दी खुश नहीं होना है। ये लड़ाई हमारी लंबी है। पहले फेज की लड़ाई हमने अच्छी लड़ी थी, भारत ने अच्छी लड़ी थी, दुनिया में उसको देखा गया था और उसको लेकर सराहा भी गया। दूसरे फेज में जब वायरस म्यूटेशन के साथ आया तो फिर किसी को समझ में नहीं आया, वो चाहे कोई भी हो, कि आखिर अब इससे कैसे लड़े। लेकिन जब से संभले, जब से समझना शुरू किया है, अच्छी लड़ाई हम लड़ रहे हैं और अब वो आंकड़ा 4 लाख से नीचे आ रहा। लेकिन साथ में जो डेथ रेशियो है वो भी अभी मेंटेन है या बढ़ता हुआ, उस पर मैं बाद में आऊंगा। ये जो पहल की गई है हरियाणा सरकार की तरफ से या सरकारें अलग अलग प्रदेशों की कर रही हैं ऑक्सीजन की उपलब्धता को लेकर, ऑक्सीजन की कमी से किसी की डेथ ना हो, उसको उस जगह पर ऑक्सीजन मिल जाए अगर वो किसी ग्रामीण अंचल का भी व्यक्ति है, तो ये अपने आप में हमें भविष्य के लिए तैयार कर रहा है। चलिए, शायद हमारे साथ डॉक्टर राजेश गोयल का संपर्क अभी नहीं हो पा रहा है। एक बार फिर से हम कोशिश करेंगे कि राजेश गोयल साहब से बातचीत करने के लिए। लेकिन अभी इस वक्त हम आपको बता दें कि हरियाणा सरकार की तरफ से खास पहल की गई है। दर्शक भी हमारे साथ जुड़कर, जो कि टेलीविजन पर नंबर फ्लैश होगा, अपनी बात रख सकते हैं। चलिए, हमारे साथ एक दर्शक जुड़ चुके हैं रोहतक से, संतोष। संतोष, अपना सवाल लीजिए आप। जी, मैं 60 साल की हूँ जी। मेरे जी 20 या साल हो गए जी। दमा भी है, शुगर भी है, अरे जी मेरा बीपी भी है जी। जी मेरा सांस फूल है 4-5 साल, करीब तो 2 महीने हो गए, 2 ढंग सालों जी भी सांस फूल है जी। आपको सांस फूलने की समस्या है, बीपी की समस्या है, इसके अलावा कुछ और सिम्टम, और ये कब से हो रहा है जरा ये भी बताएंगी संतोष जी?
शुगर की भी सर जी। शुगर की प्रॉब्लम भी है? हाँ, शुगर भी है। कितने कितने दिनों से सांस फूलने की समस्या है? सांस फूलने के जी 20 साल हो गए। 20 साल हो गए? हाँ, और जी संतोष जी, 15-16 जी साल हो माफी गए चाहूंगा, शुगर। कोरोना से हाँ। इसका कोई लेना देना नहीं है। हम यहां पर कोरोना ओपीडी लगाकर बैठे हैं और डॉक्टर्स हमारे साथ जब जुड़ रहे हैं तो उनसे हम सवाल लेंगे, फिर भी मैं आपकी समस्या उनके साथ साझा कर लूंगा। लेकिन जितनी मेरी जानकारी, मैं डॉक्टर तो नहीं हूं, लेकिन इतना मुझे पता है कि 20 साल पुरानी सांस फूलने की समस्या का मौजूदा दौर में कोरोना से सीधा कनेक्शन हम नहीं जोड़ सकते। हां, इसके अलावा कोई अगर सिम्टम है तो जरूर उसको आपको परखना होगा, देखना होगा। हां, एक चीज और मैं आपको बता दूं, अगर आपको बीपी की प्रॉब्लम है, अगर आपको शुगर की प्रॉब्लम है, उसके बावजूद आपको वैक्सीन जरूर लेना है। यह भ्रांति कतई ना रहे या कोई आपको भ्रमित करे तो कतई उसके भ्रम में मत आइएगा, उसको समझाइएगा कि नहीं भाई, इंडिया न्यूज हरियाणा पर हमने ये देखा था, वहां पर डॉक्टर्स ने हमें बताया है कि असल में जो शुगर या बीपी की प्रॉब्लम है उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें वैक्सीन तो लेना है, बल्कि हमें तो प्राथमिकता के साथ लेना है। और आपकी उम्र भी अच्छी खासी है, 60 से ऊपर है आप, तो जरूर आप वैक्सीन भी लें, या हो सकता है आपने लिया हो। हमारे साथ तमाम दर्शक देखिए जुड़ने शुरू हो चुके हैं। जैसे ही डॉक्टर्स हमारे साथ जुड़ जाएंगे उसके बाद हम इस चर्चा को शुरू करेंगे यहां पर। लेकिन सबसे बड़ी बात कि इंडिया न्यूज हरियाणा ने जो पहल किया है, यहां हमने जो ओपीडी लगाई है उसमें देखिए कहां पर क्या समस्याएं आ रही हैं। वो समस्याएं अगर आपके मन में कोई सवाल के तौर पर है तो आप सीधा संवाद डॉक्टर्स के साथ कर सकते हैं इस नंबर पर, जो कि आपके टेलीविजन स्क्रीन पर ऊपरी हिस्से में फ्लैश हो रहा है। उस नंबर पर आप कॉल करें, नीचे भी वो नंबर फ्लैश हो रहा है, उस पर भी आप कॉल कर सकते हैं और अपना सवाल डॉक्टर से ले सकते हैं। देश के बड़े डॉक्टरों का जो पैनल है उनको हमने इसीलिए यहां पर आमंत्रित किया है ताकि वो सही जानकारी और सही तरीके से जो दवाएं अगर आपको लेनी है, किसी तरीके का संक्रमण आपको अगर है, तो वो दवाएं आप कब से और कितनी मात्रा में और कितने समय में और कितने दिन तक आपको उसका सेवन करना है, ये सारी जानकारी वो आपके साथ साझा करेंगे। इंडिया न्यूज हरियाणा की ओपीडी में एक चीज पर हम खासतौर पर फोकस कर रहे हैं कि हरियाणा सरकार ने देखिए यहां जो इस वक्त तैयारी की है, खासतौर पर जो वॉल्वो बसों का 25 बसों का यहां पर एक ऐलान किया गया कि ये अब ऑक्सीजन बस के तौर पर तब्दील की जा रही हैं। पिछले दिनों से इसकी तैयारी शुरू हो गई थी और अगले 2 दिन में ये लोगों के बीच में होंगी, या फिर कहें कि जनता को समर्पित की जाएंगे। इसके अलावा जो रोडवेज की बसें हैं उसमें भी 4 बेड का यहां पर इस वक्त अरेंजमेंट करके उनको भी गांव-गांव के लिए अब भेज दिया गया है। डॉक्टर अमित भूषण शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि कार्डियोलॉजिस्ट हैं पारस हॉस्पिटल के। बहुत स्वागत है डॉक्टर अमित भूषण आपका। डॉक्टर राजेश गोयल भी हमारे साथ बहुत जल्द जुड़ जाएंगे। डॉक्टर अमित भूषण शर्मा साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं, जो ये एक व्यवस्था की गई है ऑक्सीजन को लेकर, चूंकि आप कार्डियो डिपार्टमेंट से हैं, जो ऑक्सीजन को लेकर व्यवस्था की गई है कि अब मूवेबल ऑक्सीजन की व्यवस्था भी रहेगी गांव-गांव तक, बसों के जरिए उसमें बेड का अरेंजमेंट है। यह वाकई अपने आप में बहुत अच्छी पहल है। कम से कम एक गांव के व्यक्ति को भी उतनी आसानी से, सरलता से यह ऑक्सीजन अगर जरूरत है तो वो मिल जाए। डॉक्टर अमित, मैं आपको रोक रहा हूं, आपके ऑडियो में कुछ प्रॉब्लम्स हैं इस वक्त। डॉक्टर राजेश गोयल साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ जी अतुल जी। राजेश जी, मैंने पहले भी ये सवाल लिया था, उसी बीच में एक दर्शक भी हमारे साथ जुड़ गई थी। उनका कहना था कि 20 साल से उनको बीपी, शुगर और सांस फूलने की समस्या है। तो मैंने अपने अनुभव और अपने जितनी भी जानकारी है उस आधार पर तो उनको ये कह दिया कि कोरोना से फिलहाल इसका सीधा कनेक्शन तो नहीं है, लेकिन हाँ, आज के दौर में हो भी सकता है। कुछ पुरानी बीमारियों के साथ इस संक्रमण में और खतरा हो सकता है। सबसे पहले तो इसी भ्रांति को मैं चाहूंगा, या इस तरह की शंका अगर किसी के मन में आ रही है तो वो क्या करे। हरियाणा में तमाम डॉक्टर्स हैं, सरकारी तौर पर, प्राइवेट तौर पर, और व्यवस्थाएं टेलीपैथी के जरिए या फिर कहें कि उनसे कम्युनिकेशन के तमाम और भी तरीके अपनाए गए हैं। ये लोगों के मन में क्यों आ रहा है, जो बहुत पुरानी समस्याएं उनको भी इससे सीधा जोड़ ले रहे हैं?
आवाज नहीं आ रही। राजेश गोयल साहब, मेरी आवाज आप तक नहीं गई? अतुल जी, ये आपने और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन पूछा गया है जी। ये लोगों के अंदर भ्रांति नहीं, ये एक सच्चाई भी है कि जो लोग डायबिटीज, हाइपरटेंशन और हार्ट की बीमारी से ग्रस्त हैं पहले से, उनको ये आशंका रहती है कि उनको कोरोना वायरस होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसके लिए उन्होंने, क्योंकि ये डिजीजेस जो ऑलरेडी उनके पास हैं, इससे उनकी इम्यूनिटी थोड़ी सी कम हो जाती है जी। इस इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करके रखना है। और इसका इलाज ऐसा नहीं है, इसका इलाज ये है कि उनको सोशल डिस्टेंसिंग रखना है, मास्क रखना है। दी प्रिवेंशन इज दी क्योर फॉर दीज पेशेंट्स। बिल्कुल वो बिल्कुल। प्रिवेंट करे, क्योंकि उनके चांसेस कोरोना होने के और कोरोना होने के बाद जो उसके लक्षण आएंगे वो ज्यादा सीवियर हो सकते हैं। इसलिए उन पेशेंट से मेरा आग्रह है कि वो ज्यादा सचेत रहे और अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाए रखें, खान पीन का ध्यान रखें, एक्सरसाइज लगातार करते रहें और जो अपनी पुरानी दवाइयां फिजिशियन ने एडवाइस की है वो लगातार लेते रहें। बिल्कुल सही कहा राजेश जी कि जो लोगों के मन में शंकाएं हैं, उन शंकाओं को ही हमें दूर करना है। आप लोगों के पास व्यक्तिगत तौर पर जब मरीज आते होंगे तो ये सारी बातें करते होंगे, हम टेलीविजन के माध्यम से उनको आपसे जोड़ रहे हैं तो उनका वही सवाल आता है, तो हमें भी पता चलता है कि हाँ किस किस तरीके की चीजों को डॉक्टर्स इलाज के अलावा और भी फेस करते होंगे। ये आप लोगों के लिए भी चुनौती है। लेकिन राजेश जी, जो मौजूदा स्थिति अभी है, खासतौर से अगर हम देश की बात करें आंकड़ों के हिसाब से, पिछले 24 घंटे में हरियाणा में अगर हम बात करें, पिछले 24 घंटे में जो एक्टिव केस बढ़े या फिर जो रिकवरी रेट, एक फाइट मोमेंट में हम फिर से आकर खड़े हो गए। यानी जो अचानक से पिछले 2 हफ्ते पहले स्थिति बन गई थी, कैसा लगा कि मानो सपना टूट सा गया इस लड़ाई का, उस लड़ाई में हम आगे बढ़ रहे हैं। आवाज नहीं आ अतुल जी, कैन यू हियर मी? बिल्कुल बिल्कुल सर, आप बोलिए। रही। हाँ अतुल जी, कैन यू हियर मी? यस कैन, आई कैन सर, आप बोलिए। आप बोलिए, आपकी आवाज आ रही है सर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है जी। और हमारे लिए एक सराहनीय, जैसे कि आप बता रहे थे, ये सेकंड लहर जब आई है तो सब लोग बड़े निराश हो गए और सारी जगह त्राही त्राही मच गई। मगर वो त्राही त्राही मचने के बाद जो सरकार ने कदम उठाए हैं उसके कारण, और ये जो लॉकडाउन किया है, लोग भी उसको पालन कर रहे हैं, उससे काफी आपने देखा होगा जो इन्फेक्टिविटी रेट है काफी कम हुआ है, डेथ रेट भी काफी कम हुआ है। तो मैं लोगों से यही आग्रह करूंगा, जो सरकार ने जितने नियम दिए हैं, कानून बनाए हैं, उनका पालन करें और उसके अपने मन से पालन करें। किसी के कहने से पालन करेंगे तो वो इतना इफेक्टिव नहीं होता है। आप अपने मन से करिए, अपने सगे संबंधियों के लिए कीजिए, अपने रिश्तेदारों के लिए कीजिए। आपके फैमिली में अगर कोई भी एक कोरोना ग्रस्त हुआ है, जिस फैमिली में हुआ है उससे आप ये पूछ के देखिए वो किस दुविधा और किस दुख से। बिल्कुल सही कहा राजेश जी कि जिस पर बीती उसको ही पता है कि तकलीफ क्या है। राजेश जी हमारे साथ आप बने रहिए। एक दर्शक हमारे साथ हिसार से दिनेश जुड़ चुके हैं। दिनेश, अपना सवाल लीजिए आप डॉक्टर साहब से जल्दी। हाँ जी सर। जल्दी से अपना सवाल ले दिनेश आप। सर मुझे सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है सर। सांस लेने में दिक्कत हो रही है? हाँ जी। कब से? 3-4 दिन से। इसके अलावा कोई सिम्टम, बुखार या कोई और तकलीफ आपको? मैं सर बुखार कम है। तो आपने किसी से बात की, कैसे पता चला आपको कि हाँ आपको तकलीफ इस तरीके की है, अचानक से ऐसा हुआ? नहीं, 3-4 दिन से है सर। तो आपने किसी डॉक्टर से संपर्क किया, कहीं पे आपने बातचीत की? नहीं किया सर। ऑक्सीजन लेवल आपने अपना चेक किया है शायद, अगर आपको पता हो तो? ऑक्सीजन लेवल का सर पता तो नहीं। ठीक है। डॉक्टर राजेश, एक दर्शक है, उनको 3-4 दिन से ये मानना है उनका कि उनको सांस लेने में तकलीफ हो रही है। अतुल जी, ये देखिए, ये जो भी व्यक्ति है जहां से भी बोल रहे हैं, इनको सबसे पहले किसी भी लोकल अथॉरिटीज, हेल्थ अथॉरिटीज के पास जाके, सिविल हॉस्पिटल में जाके, या कोई मान्य
प्राइवेट हॉस्पिटल है वहां जाके इनको अपना कोरोना टेस्ट करवाना चाहिए और अपने डिफरेंट टेस्ट भी करवाने चाहिए और डॉक्टर की देखरेख जरूर करनी चाहिए। ये सांस ना आना, बुखार होना, सांस में दिक्कत होना कोरोना के बहुत ज्यादा लक्षण है। तो इस व्यक्ति को तुरंत अपने किसी निजी डॉक्टर के पास जाके या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जाके चेक करवाना चाहिए। बिल्कुल क्योंकि राजेश जी, अगर और लोगों जैसा के जैसा कोरोना आपने सुझाव दिया है, मैं दिनेश जो कि हमारे दर्शक थे उनको मैं भी कह रहा हूं, देखिए डॉक्टर साहब भी कह रहे हैं दिनेश कि आप बहुत जल्दी से अपना चेकअप कराएं, आप देखिए लापरवाही ना बरतें। कई बार हमने देखा कि लोग लापरवाही की वजह से भी एक ज्यादा संक्रमण का शिकार हो गए, क्योंकि इस बार का जो वायरस है उसमें जो म्यूटेशन है उसका इफेक्ट अलग तरीके का है, उसका वेरिएंट अलग है, उसका जो इफेक्ट है वो बॉडी के मल्टी ऑर्गन्स पर है। तो आप में कई तरह के सिम्टम होंगे जिसको आप शायद समझ ना पाए। बेहतर होगा कि आप जल्दी से जल्दी डॉक्टर के पास जाएं, अपना उपचार कराएं। एक और दर्शक हमारे साथ फरीदाबाद से मनीषा जुड़ चुकी हैं। मनीषा बताइए क्या सवाल है आपका? सर नमस्कार। जी नमस्कार, बोले। सर एक्चुअली मेरे को 8 अप्रैल को कोविड पॉजिटिव रिजल्ट आया था मेरा, और 22 अप्रैल को नेगेटिव रिपोर्ट आई थी। जी सर मुझे वैक्सीनेशन से रिगार्डिंग मेरा क्वेश्चन है कि मैं कितने दिन बाद वैक्सीनेशन ले सकती हूँ? ठीक है राजेश जी, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है आजकल। जो लोग एक डोज ले चुके हैं उसके बाद पॉजिटिव हो गए तो वो फिर अगली डोज कब लें अगर निगेटिव हो भी गए तो, या फिर जिन लोगों ने अभी तक कोई डोज नहीं ली है और वो पॉजिटिव होकर निगेटिव हो गए हैं तो कितना गैप रखें डोज लेने में, पहली और फिर उसके बाद दूसरी? हाँ अतुल जी, ये बहुत ही वेरी कॉमन क्वेश्चन, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जी। ये सब हमारे सिटीजन को पता होना चाहिए। अगर कोई पेशेंट कोरोना पॉजिटिव हो गया है तो उसके बाद उनको 2 महीने के बाद ही कोरोना वैक्सीन लेना चाहिए, क्योंकि जब वो कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं तो नेचुरली ही उनके अंदर एंटीबॉडीज बन गए हैं। जब ये एंटीबॉडीज बन जाते हैं तो वो 2 महीने 3 महीने तक रहते हैं, तो तब तक हमें वैक्सीन लेने की जरूरत नहीं है। अगर किसी व्यक्ति ने पहली डोज लगवा ली है और उसकी दूसरी डोज 1.5 महीने के बाद ड्यू है, तो वो 1.5 महीने के बाद ना लगा के उसके आगे 2 महीने के बाद सेकंड डोज अपनी लगवा लीजिए। और अगर उसकी पहली कोई डोज नहीं लगी है तो वो कोरोना पॉजिटिव हो गया है तो वो 2 महीने से 2.5 महीने से 3 महीने के बाद पहली डोज लगवा सकते हैं। देखिए बहुत अच्छा सवाल था और बहुत बखूबी डॉक्टर राजेश आपने उसका जवाब भी दिया। जिन लोगों ने पहली डोज ली पॉजिटिव हो गए फिर निगेटिव हुए तो वो कितना गैप रखें, जिन लोगों ने कोई डोज नहीं ली पॉजिटिव हुए और निगेटिव हो गए हैं तो उनको कम से कम इतनी आपाधापी नहीं है, वो 1.5 से 2 या कहें कि 2 से 2.5 महीने का, बल्कि 2 से 2.5 महीने जैसा डॉक्टर साहब ने सजेस्ट किया कि वो गैप लेकर फिर आप डोज लगवाइए। हाँ डोज जरूर लगवाइएगा, ये मत सोचिएगा कि निगेटिव हो गए तो फिर अगली बार कोरोना नहीं आएगा, क्योंकि कोरोना और नए वेरिएंट के साथ भी आ सकता है। ये लड़ाई अभी हमारी लंबी लड़ने वाली है हमें, और लंबी लड़ाई ये चलने भी वाली है। कुछ लोग कह रहे हैं और कई विशेषज्ञों ने कहा कि थर्ड वेव की तैयारी हमें करनी पड़ेगी, तो डोज आपको लेनी है हर हाल में, लेकिन कैसे, सही जानकारी से, वो आपने सुना। एक दर्शक हमारे साथ चंद्रभान जुड़ रहे हैं। चंद्रभान क्या सवाल है आपका? नमस्कार अतुल जी। जी नमस्कार सर, बोले। सर अतुल जी, मेरा राजेश गोयल की बजाय आपसे सवाल है, जो डॉक्टरों का व्यवहार है ना अभी दूसरी लहर में, पहले डिमीन के लिए ताली बजाई गई, इनको भगवान का दर्जा दिया गया, अब डॉक्टर है ना शैतान बन चुके हैं। आप फील्ड में जाके देखियो, मरीजों के साथ ऐसा सलूक किया जा रहा है कि आप सोच भी नहीं सकते। क्या मैं गोयल साहब से रिक्वेस्ट करता हूं, क्या डॉक्टरों के प्रति मृदुभाषी और इंसानियत नहीं होनी चाहिए? कहीं कहीं कोई ऐसी समस्या है चंद्रभान जी, आप शेयर कर सकते हैं अगर कहीं ऐसा हुआ हो तो? ऐसा जी, मैं हिसार जिले में रहता हूँ। हिसार जिले में खास तौर पे जो सामान्य हॉस्पिटल है, प्राइवेट वाले तो पैसे जमा कराओ चाहे मर रहा हो, वो तो जमा कराने के बाद इलाज शुरू कर देते हैं। जब ये MBBS डॉक्टर सरकारी हॉस्पिटल में देखिए जाते चंद्रभान जी, तो मैं आपकी पीड़ा समझ सकता हूं और ये बात देखिए सरकार तक भी जाएगी, इसीलिए मैंने स्पेसिफिक पूछा कि कहीं का कोई मामला है। आपने कहा हिसार का मामला है, सामान्य हॉस्पिटल का मामला है। मैं उम्मीद करूंगा कि सरकार तक ये बात जाएगी, इसकी मॉनिटरिंग होगी। लेकिन मैं एक चीज आपसे भी कहूंगा, सारे डॉक्टर नहीं है शैतान। भगवान का उन्हें हमने दर्जा दिया, वो तो कहते हैं कि हम नहीं है भगवान, लेकिन हम कहते हैं कि नहीं आप भगवान हो। अब वो आप कहेंगे शैतान, तो मैं कहूंगा नहीं, वो शैतान भी हो सकते। हाँ, इंसान के अंदर शैतान भगवान दोनों का स्वरूप हो सकता है। कब सुर जागता है कब असुर जागता है
वहीं कभी डॉक्टर आपको शैतान दिखेगा और कई बार आपको सिर्फ भगवान दिखेगा। एक दो वाकया ऐसे होंगे तो उनकी जरूर पड़ताल होनी चाहिए और उस पर एक्शन भी होना चाहिए। लेकिन मैं फिर से स्पेशली कहूंगा कि हम हर एक डॉक्टर को नहीं कह सकते कि वो शैतान बन चुके हैं। इन्हीं डॉक्टरों ने हमें बहुत संभाला भी है, खुद अपनी जिंदगी को खतरे में डालकर। एक दर्शक हमारे साथ और जुड़ चुके हैं, विनोद, क्या सवाल है आपका? नमस्कार सर। नमस्कार, बोले सर। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि कोरोना पॉजिटिव होने के बाद और उसके बाद ठीक होने के बाद जो दूसरी डोज है वो हम कितने टाइम बाद लगवा सकते हैं? विनोद जी, अभी इसका जवाब तो मिला था, लेकिन मैं चाहूंगा फिर से दर्शकों को जवाब मिल जाए। डॉक्टर साहब, डॉक्टर राजेश, देखिए वही सवाल दोहरा। ये अगेन मैं आपको बताता हूँ, अगर आप कोरोना इन्फेक्टिव हो गए हैं और ट्रीट हो गए हैं, उसके बाद बॉडी के अंदर नेचुरल एंटीबॉडीज अगेंस्ट दैट वायरस, कोरोना वायरस डेवलप हो जाती हैं। वो 2 से 2.5 से 3 महीने तक आपके शरीर में रहती हैं। तो उसके लिए आपको 2 से 2.5 से 3 महीने के बीच में वैक्सीन लेने की जरूरत नहीं है, उसके बाद ही लीजिए। अगर आपने पहली डोज लगवा ली है तो दूसरी डोज आपने 2-2.5-3 महीने के बाद लीजिए। अगर पहली डोज नहीं लगवाई है, पहली डोज उसके बाद लीजिए। मगर वैक्सीन जरूर लेना है। ये नहीं सोचना कि आपको कोरोना हो चुका है तो आपको वैक्सीन नहीं लेना है। बिल्कुल। और कितना गैप रखना है विनोद जी, आपने सुन लिया, वैक्सीन लेना है उसके बाद, लेकिन गैप कितना रखना है। एक दर्शक और हमारे साथ बल्लू सिंह जुड़ा है महेंद्रगढ़ से। बताइए बल्लू जी, क्या सवाल है आपका? सर जी, मैंने कल RT-PCR का वो चेकअप करवाया था कोरोना का जी। तो आज मैसेज आया पॉजिटिव। अच्छा, आज आप पॉजिटिव हो गए, ये मैसेज आ गया है? हाँ, लेकिन कोई शरीर में बीमारी नहीं है, कोई और दिक्कत नहीं हो रही, आप ये कह रहे हैं? कुछ भी नहीं है, कोई भी चलेगा। तो आप क्या चाहते हैं, आपको दिक्कत हो जाए? नहीं, वही पूछ रहा हूं कि आपको दिक्कत कोई नहीं है, बहुत अच्छी बात है बल्लू जी। और भगवान करें कि आप आगे भी किसी दिक्कत में ना आए, सुरक्षित रहें। जो आपका सवाल है मैं समझ गया। राजेश जी, एक हमारे साथ दर्शक है, उनका कहना है कि कल उन्होंने चेकअप कराया, आज उनकी रिपोर्ट आई है पॉजिटिव, लेकिन कुछ और खास दिक्कत नहीं है। अतुल जी, आपके माध्यम से बल्लू जी को ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर ये कोरोना पॉजिटिव RT-PCR पॉजिटिव आ गए हैं तो सबसे ज्यादा इनको इस टाइम क्वारंटाइन होने की जरूरत है। उनके कोई लक्षण नहीं है, बहुत अच्छी बात है। लक्षण नहीं है, बहुत अच्छी बात है। कुदरत ने आपके ऊपर मेहर रखी है, मगर अपने आप को क्वारंटाइन करके अपनी सोसाइटी में और अपनी फैमिली में ये जो इसके छूने से या सांस लेने से, खांसी करने से आप दूसरे लोगों को भी इससे बीमारी से ग्रस्त कर सकते हो। तो उनसे कृपा करके ये करें कि वो अपने आप को क्वारंटाइन करें और सारी सावधानियां बरतें। और ये सारी सावधानियां 21 दिन तक रहनी चाहिए। अपना खान पीन पे भी ध्यान रखें, अपनी एक्सरसाइज भी करते रहें। अगर ये एक्सरसाइज, खाना पीना करते रहेंगे और उनको कोई सिम्टम्स नहीं है, 21 दिन के बाद उनको टेस्ट करवाने की जरूरत नहीं है, फिर वो घर से बाहर आ सकते हैं। बिल्कुल। तो बल्लू भाई, आपने सुन लिया डॉक्टर साहब ने जो कहा, और सिर्फ बल्लू भाई नहीं बल्कि ऐसे तमाम लोग भी सुन लें भाई, जिनको अगर पॉजिटिव रिपोर्ट आ गई है लेकिन कोई शरीर में तकलीफ नहीं हो रही है, तो ये ना समझें कि वो पॉजिटिव तो हैं लेकिन दुरुस्त हैं, क्योंकि अब आपके अंदर कोरोना भी है और कोरोना आपके साथ ही घूमेगा। इसलिए तुरंत बाहर निकलकर घूमना मत शुरू कर दीजिएगा। भगवान की आप पर मेहरबानी है कि आपके अंदर कोई और सिम्टम ऐसे नहीं आ रहे हैं, लेकिन 21 दिन तक आपको परिवार के अंदर भी आइसोलेट रहना है, बाहर तो निकलना ही नहीं है। और 21 दिन के बाद आपको टेस्ट की भी जरूरत नहीं है। यह भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है, क्योंकि लोग, कई ऐसे दर्शक हमारे साथ डॉक्टर राजेश जुड़े, क्योंकि कहते हैं मैंने 6-6 बार टेस्ट करा लिया है, मानो वो टेस्ट फोबिया हो रखा है और 6 बार वो निगेटिव पाए गए। तो टेस्ट कराने की भी 21 दिन के बाद अगर कोई सिम्टम ऐसे नहीं है तो जरूरत नहीं होती है। लेकिन फिर भी आप चाहेंगे तो करा लीजिएगा भाई, लेकिन बाहर मत घूमिएगा, ये खास तौर पर आपके लिए हिदायत है। एक दर्शक हमारे साथ और प्रदीप जुड़े हुए हैं। प्रदीप, सवाल लीजिए अपना जल्दी से। सर, मेरे फादर पैरालाइज्ड है और उनको जो है वैक्सीन ली थी उन्होंने 10 दिन पहले जी। तो उनको थोड़ा सा फीवर आया, वो 1-2 दिन में गया नहीं, लेकिन और फीवर फिर चेक करवाया डॉक्टर को, तो उन्होंने चेक किया तो टाइफाइड उनको पीक पे था 3 से 4 दिन बाद। तो सर ये समझ नहीं आ रहा है, एक तो उनकी सांस फूल रही है
और ऑक्सीजन 80 to 90 के बीच में है। मैं फिर भी डॉक्टर के पास गया था, उन्होंने कहा था कि दिक्कत कुछ नहीं होगी, टाइफाइड की वजह से थोड़ा सा प्रेशर पड़ रहा है लंग्स पे, इसलिए कम है, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। डॉक्टर राजेश, क्या सजेस्ट करेंगे आप प्रदीप को उनके फादर के लिए जो समस्या है उनकी? ये इन्होंने बताया कि वो ऑलरेडी पैरालिसिस है उनको, तो उनका इम्यूनिटी कम है। बहुत अच्छी बात है, इन्होंने वैक्सीन का डोज लिया। वैक्सीन के डोज लेने से कोई दिक्कत नहीं आती है। अब 0.1% किसी को दिक्कत आई होगी, अदरवाइज इंडिया के अंदर और वर्ल्ड ओवर भी ये देखा गया है कि दोनों वैक्सीन बहुत सेफ है और कोई दिक्कत नहीं है। अगर उनको सांस लेने में दिक्कत आ रही है तो वो कोई और वजह भी हो सकती है, तो डॉक्टर उसको चेक करके ही ये बता सकता है कि उनको क्या प्रॉब्लम है। ये वैक्सीन से इसका कोई लेना देना नहीं है। ठीक है प्रदीप जी, देखिए जैसा डॉक्टर राजेश ने कहा और आपने बताया कि आपने भी किसी डॉक्टर को दिखाया था, उन्होंने भी सजेस्ट किया था कि थोड़ा सा इस वक्त सैचुरेशन है ऑक्सीजन लेवल को लेकर, लेकिन कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, तो आपको मॉनिटर करना होगा, डॉक्टर से लगातार संपर्क में आपको रहना होगा। और साथ में चूंकि आपके फादर पहले से पैरालिसिस हैं, तो उनको आपको अपनी तरफ से मेहनत करके, अगर वो पॉजिटिव नहीं भी हैं और अगर पॉजिटिव हैं तो उनसे दूरी बनाकर रखकर उनको कुछ एक्सरसाइजेस भी कराने होंगे, उसमें चाहे योग का आप करें या फिर उसको आप किसी और एक्सरसाइज के फॉर्म में करें। ये भी चीजें हैं जो कि पैरेलली अगर आप करेंगे तो आपके फादर जल्द दुरुस्त हो जाएंगे। डॉक्टर राजेश हमारे साथ लगातार बने हैं। डॉक्टर अमित भूषण शर्मा फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि कार्डियोलॉजिस्ट हैं पारस हॉस्पिटल से। डॉक्टर अमित, एक बार फिर से मैं वही सवाल लूंगा, बहुत सारे दर्शक अलग अलग सवालों के साथ हमारे बीच में आ रहे हैं, लेकिन अभी जो सवाल यहां पर आपसे है वो सवाल ये है कि ऑक्सीजन को लेकर इस बार इस दौर में हमने बहुत कुछ झेला। जो तैयारी हरियाणा सरकार ने की है कि गांव-गांव तक बसों के जरिए वॉल्वो बस में वो सेटअप किया गया है, ये अपने आप में अच्छा कदम है और इसकी जरूरत भी थी। तो बिल्कुल, जैसे जैसे हमने देखा है कि कोविड की लहर अब बड़े शहरों से अब जाके छोटे शहरों में टियर 2 टियर 3 सिटीज में आ रही है, तो उसमें बहुत जरूरी है कि हम लोग पहले ही प्लान रहें और वो गलती ना करें जो हम लोगों ने बड़े शहरों में करी है। तो अगर पहले ही प्रिपेयर्ड रहेंगे, ऑक्सीजन की अगर रहेगी, क्योंकि अगर ऑक्सीजन की दिक्कत छोटे शहरों में होती है तो उसकी मार बहुत ज्यादा होगी बनिस्बत की बड़े शहरों के। बिल्कुल, इसलिए ऑक्सीजन सिलेंडर्स या ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स और ऐसे मोबाइल व्हीकल में अगर इस तरीके का सेटअप तैयार किया गया तो जैसा आपने भी कहा कि बहुत अच्छी चीज है, इसकी जरूरत तो थी। एक दर्शक हमारे साथ वेद प्रकाश जुड़ गए हैं फरीदाबाद से। वेद प्रकाश, सवाल लें अपना। सर, मैं 5/4 को मैंने पहली डोज लगवाई थी वैक्सीन की। जी जी। उसके बाद मुझे कोविड हो गया करीब 19 तारीख को। 19 तारीख के बाद अब मैं ठीक भी हो गया हूँ, तो क्या मुझे दूसरी डोज कब लगेगी? चलिए डॉक्टर अमित, एक बार फिर से आप इसका जवाब दीजिए। राजेश जी ने तो कई बार समझाया, ये सवाल बड़ा लाजमी सा आ रहा है। 5 तारीख को डोज लगवाई, 19 तारीख को पॉजिटिव हो गए, अब अगर निगेटिव भी हो गए तो कितना गैप रखना होगा? सर, ये बेसिकली कम से कम 4 हफ्ते, 4 से 6 हफ्ते हम लोग कहते हैं आफ्टर रेजोल्यूशन ऑफ सिम्टम्स। यानी कि जब अब अगर आपको कोई सिम्टम नहीं है, खांसी जुकाम नहीं है, तो अब से 4 से 6 हफ्ते के बाद आप जाके दूसरी वैक्सीन की डोज लगा सकते हैं। ठीक है वेद प्रकाश जी, और तमाम वो दर्शक जिनके मन में यह शंका है, सवाल है या वो जानना चाहते हैं जागरूकता के लिए, अपनी जानकारी के लिए, तो वो समझें। फिर से मैं दोहराता हूं, जैसा राजेश जी ने भी बार बार कहा, अमित भी बता रहे हैं कि आपने अगर वैक्सीन नहीं ली है, आप पॉजिटिव हो गए हैं और पॉजिटिव से नेगेटिव हो गए हैं, तो आपके पास लगभग 2 से ढाई महीने का समय होता है, तब आप अगर लगाएंगे, क्योंकि आपके अंदर एंटीबॉडी वैसे ही डेवलप हो चुकी है, आपने कोरोना को हराया है। लेकिन अगर आपने पहली डोज लगवाई और उसके बाद आप 3 दिन, 5 दिन के बाद, 10 दिन के बाद पॉजिटिव हो गए, फिर आप निगेटिव हुए, तो आपको कम से कम 6 हफ्ते, 7 हफ्ते, 8 हफ्ते का गैप रखना होगा। ये आपके लिए, उन तमाम लोगों के लिए है। एक दर्शक गुरुग्राम से हमारे साथ राहुल जुड़ रहे हैं। राहुल, क्या सवाल है आपका? सर, राहुल सवाल लें आप जल्दी से। हाँ जी सर, मुझे ये पूछना था, मेरी बीवी को कोविड हुआ है, तो उनका 7th डे है, तो मुझे ये पूछना था उनका कब तक ठीक हो जाएगा, कब तक रिकवर सिम्टम्स बताइए जल्दी जल्दी। अगर कोई तकलीफ है तो उनके सिम्टम्स बताइए, ताकि डॉक्टर्स को सही जानकारी मिले और आपको सही सुझाव। उनको अभी वीकनेस है, थोड़ा टायर्डनेस रहता है। वीकनेस है उनकी? हाँ, और फीवर नहीं आ रहा अभी और ना ही कफ है अभी। एज क्या है उनकी? एज क्या है उनकी? 26। बहुत यंग है। डॉक्टर अमित, जल्दी से जवाब देंगे आप। देखिए राहुल जी, अगर तो यंग है, कुछ हाइपरटेंशन, डायबिटीज, कोई और सिम्टम्स नहीं है, तब तो उनके बाकी आप पैरामीटर्स बीच में देखते रहिए। एक टेस्ट होता है जो हम लोग बोलते हैं CRP लेवल्स, और एक होता है डी डाइमर लेवल्स। ये CRP लेवल्स अगर तो उनके जो है नॉर्मलाइज हो रहे हैं, मान लीजिए पहले 10, 12, 13, 20 होंगे, तो अगर तो डिक्रीजिंग ट्रेंड शो कर रहा है, दैट मीन्स वी आर ऑन द राइट ट्रैक, कोई घबराने वाली बात नहीं है। दूसरा एक डी डाइमर लेवल होता है, अगर डी डाइमर लेवल एलिवेटेड है, 250 के ऊपर है,
तो उसमें आगे चल के क्लॉट होने की टेंडेंसी हो सकती है। बहुत ज्यादा बार हम लोग देख रहे हैं कि जो सेकंड कोविड की जो वेव है उसमें यंगस्टर्स में खासतौर पे क्लॉटिंग प्रॉब्लम ज्यादा हो रही है। ब्रेन में क्लॉट होना, हार्ट में क्लॉट होना खासतौर पे 25, 26, 30, 35 के हम लोग युवा वर्ग में देख रहे हैं। तो अगर तो इन दोनों लेवल्स बढ़ी हुई हैं तो एक छोटी डोज ऑफ एस्पिरिन लेने से इनकी दिक्कत कम हो जानी चाहिए, वो लेना चाहिए। प्लस अपना सैचुरेशन और हार्ट रेट बीच बीच में मेजर करते रहें। हार्ट रेट, सैचुरेशन और बीपी, नो योर नंबर्स। हार्ट रेट, सैचुरेशन और ब्लड प्रेशर मेजर करते रहें। अगर वो बॉर्डरलाइन डायबिटीज है तो शुगर भी मेजर करते रहें। ठीक है, आपको सुझाव मिल गया, आप इस पर जरूर विचार करें और डॉक्टर से संपर्क करें। एक दर्शक हमारे साथ संदीप जुड़ा है। संदीप, क्या सवाल है आपका? सर मेरे को ना कोरोना के सिम्टम आए थे आज से 10-12 दिन पहले। ठीक है। तो उसके बाद मैं आइसोलेट हो गया था, तो अभी मेरे को सिम्टम कुछ नहीं है। मैं वैक्सीन लेना चाहूँ तो पहली डोज कब ले सकता हूँ जी? आपको जो कोरोना के सिम्टम आए थे वो क्या सिम्टम थे, पहले जरा ये बता दीजिए। मेरे को 99-100 में फीवर आता था जी। 99 से 100 फीवर? हाँ जी। उसके अलावा? उसके अलावा कुछ नहीं था जी। ठीक है, राजेश जी जवाब आप दीजिए। हमारे साथ जो दर्शक जुड़े हैं उनका कहना है कि 10 दिन पहले इनको सिम्टम्स थे, ये आइसोलेट हो गए और फिर उसके बाद अब इनको वैक्सीन लेना है। अतुल जी, ये मेरा ख्याल से व्हाट आई एम सीइंग इज मोस्ट ऑफ दी आपके जो व्यूअर्स हैं ये यही क्वेश्चन पूछ रहे हैं। हाँ। तो इस क्वेश्चन को मैं चाहूंगा और इसके आंसर को आपके न्यूज चैनल के माध्यम से कि आप इसको थोड़ा सा बार बार दिखाएं ताकि लोगों की ये भ्रांति और जो इनके अंदर जिज्ञासा है और जो क्वेश्चन का आंसर ये चाहते हैं तो वो मिलता रहे। मेरे हिसाब से 5-6 लोगों ने यही क्वेश्चन पूछा है। सेम, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, अथॉरिटीज को भी बताना चाहिए। अगर किसी को कोरोना हो गया है तो 2 से 2.5 से 3 महीने के बीच में नेक्स्ट डोज लीजिए। तो अतुल जी से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने चैनल से या नीचे एक पट्टी चला के इसको आप हाईलाइट करके। बिल्कुल सर, ये आपका बहुत अच्छा सुझाव है और हम इस पर जरूर तुरंत फौरन एक्शन लेंगे कि हाँ, इसको हम पट्टी के तौर पर भी चलाएं, जानकारी के तौर पर भी चलाएं। कोई और तरीका हो सकता है वो भी करें, आप लोगों की बातें भी उन तक पहुंचाएं, क्योंकि जैसा आपने देखा, मैं महसूस कर रहा हूं कि तमाम दर्शक एक ही सवाल ऑलमोस्ट पूछ रहे हैं। और सिर्फ ये हरियाणा प्रदेश की बात नहीं है, मैं अलग अलग, हमारा जो चैनल है उसके तमाम रीजनल अलग अलग चैनल्स हैं। हम उत्तर प्रदेश में बैठते हैं, हम राजस्थान में बैठते हैं, हम मध्य प्रदेश में बैठते हैं, कई जगहों से कॉमन सवाल है। और हमारा जो राष्ट्रीय चैनल है, अगर हम उसके लिहाज से देखें तो देश का भी कहीं ना कहीं ये सवाल है वैक्सीन को लेकर, और उसको लेकर कई चर्चाएं भी हैं और लोगों के बीच में असमंजस भी है। एक दर्शक और हमारे साथ अंबाला से कालरा जुड़ है। बताइए कालरा साहब, क्या सवाल है आपका? जो जिसको सर ये हैबिट हो थोड़ा ड्रिंक करने की, ये वैक्सीन की दूसरी डोज के कितने दिन बाद ले सकते हैं? नहीं, ड्रिंक करने से वैक्सीन का कोई लेना देना नहीं है। वैसे तो आपको जो है पहली डोज जब लिया उसके बाद डॉक्टर ने बता दिया होगा कि 28 दिन या फिर 42 दिन के बाद कोविशील्ड है या कोवैक्सीन है तो क्या लेना है, लेकिन ड्रिंक का कोई कनेक्शन ऐसा है नहीं कि कितने दिन बाद आप डोज ले सकते हैं। बहरहाल फिर भी राजेश जी आप जवाब देंगे। कालरा साहब ड्रिंक करते हैं, पहली वैक्सीन ले लिया इन्होंने और दूसरी के लिए कितना दिन गैप चाहिए इनको? नहीं, मैं इसमें थोड़ा सा डिफरेंट मेरा व्यू है जी। मेरा जो व्यू है, जो स्टडी किया है, वो ये है कि वैक्सीन लेने के 3-4 दिन के तक एब्सटेन करना चाहिए अल्कोहल से, क्योंकि अल्कोहल भी आपकी इम्यूनिटी को डिक्रीज करता है और जो एंटीबॉडीज बनने हैं वो थोड़े से कम बनते हैं। इट हैज बीन प्रूव बियॉन्ड डाउट एंड इट हैज बीन पब्लिश्ड इन मैनी आर्टिकल्स आल्सो। बट इन इंडिया ये बहुत सारे, जब भी हम भी वैक्सीन करते थे, हर व्यक्ति का, हर पेशेंट का यही एक क्वेश्चन होता था कि जी हम अल्कोहल कब ले सकते हैं। डॉक्टर उनको सलाह जरूर देता है कि ये आपने 3 से 4-5 दिन के बाद लेने हैं ताकि अच्छे से एंटीबॉडीज बन जाए उनके शरीर में। तो ये जरूर ध्यान रखना चाहिए और उसको एब्सटेन करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल राजेश जी, और इसीलिए मैंने इसमें ये कहा था, क्योंकि उनका जो सवाल था कालरा साहब, उनका कहना है पहली डोज लिया है, उसके बाद मैं चूंकि ड्रिंक भी करता हूं तो दूसरी कब ले सकता हूं। आप देखिए सवाल को समझिए, इस सवाल में दूसरा सवाल निकल कर आया जिसका जवाब आपने दे दिया कि जब आप वैक्सीन लेते हैं उसके अलावा चूंकि आप ड्रिंक करते हैं तो डॉक्टर्स का ये सजेशन होता है सभी के लिए कि भाई आप जब वैक्सीन ले रहे हैं, ट्रीटमेंट ले रहे हैं, तो उसमें आप कम से कम 5 से 6 दिन का गैप करके फिर आप अगर करना है आपको ड्रिंक तो आप कर सकते हैं, लेकिन फिर जब आप दूसरी लेंगे तो वही सेम प्रोसीजर आपको फॉलो करना होगा। एक और दर्शक हमारे साथ, जगत हमारे साथ हैं। जगत जी बताइए क्या सवाल है आपका? सर मैंने जनवरी 2008 में मेरे को हार्ट की प्रॉब्लम हो गई थी।
और मैंने एक ब्लॉकेज हो गई थी जी मेन, 70% डैमेज हो गई थी। जो 100% ब्लॉक हुई थी उसमें स्टंट डल गया था और मैं कोस्प्रिन गोल्ड 10 दवाई ले रहा हूँ लगातार उस दिन से। ठीक है, तो क्या मैं टीकाकरण इसका करवा सकता हूँ सर? ऐसे पूछ रहा था। आप वैक्सीन लगवाने की बात कर रहे हैं? हाँ जी, मगर वो कोस्प्रिन ले रहा हूँ, हार्ट में स्टंट डले थे उसकी वजह से। ठीक है, मैं समझ गया आपका सवाल। अमित जी देखिए, इनको 2008 में जो कार्डियक अरेस्ट हुआ था, स्टंट भी इनको लगा है, इनका यही सवाल है कि क्या ये वैक्सीन ले सकते हैं? सर बिल्कुल वैक्सीन ले सकते हैं सर। ये जो हम लोग बोलते हैं जो ब्लड थिनर्स होते हैं, एंटी कोएगुलेंट्स, वो अगर ले रहे हो तो हमें एहतियात बरतनी पड़ती है। लेकिन जो आप इकोस्प्रिन ले रहे हैं वो एंटी प्लेटलेट होता है और उसके साथ वैक्सीन से कोई रिएक्शन नहीं होता है, कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। तो आप बिल्कुल दवाई बिना बंद किए हुए वो ले सकते हैं। जगत जी बिल्कुल आप वैक्सीन ले सकते हैं और आज साथ में आप अपना उपचार करा सकते हैं, कंटिन्यू कर सकते हैं। डॉक्टर राजेश, फाइनल कमेंट में आपका चाहूंगा और चाहूंगा कि दर्शक अगर जुड़ जाएंगे तो बहुत जल्दी से उनका एक सवाल ले लूंगा। मेरा फाइनल सवाल आपसे यही होगा, जो मौजूदा स्थिति है उसमें हमने चर्चा की और जो हरियाणा सरकार ने पहल की है, इसमें एक कॉमन पीपल का जो एक अटैचमेंट होना चाहिए, जो जुड़ाव होना चाहिए और उनकी तरफ से जो सहयोग मिलना चाहिए, वो भी बहुत जरूरी है ना? हाँ बिल्कुल। हाँ अतुल जी जी, सहयोग के बिना तो कुछ भी नहीं हो सकता। गवर्नमेंट चाहे कितना भी कह दे कि आपको ये फॉलो करना है, अगर अंदर से आपके आवाज नहीं आएगी वो फॉलो करने के लिए, तो ये बीमारी दूर नहीं हो सकती है। आपको खुद ही सेल्फ कंस्ट्रेंट रखने के बाद लॉकडाउन का पालन करें, मास्क लगाइए, किसी भी फंक्शन में मत जाइए, 2 गज की दूरी रखें। जो भी हिदायतें गवर्नमेंट टाइम टू टाइम दे रही है उसको फॉलो करेंगे तो ऑक्सीजन की हमें रिक्वायरमेंट ही नहीं रहेगी। आप इतनी हाई तोबा मचा रहे हैं ऑक्सीजन के लिए, हम ही हाई तोबा मचा रहे हैं और हम ही बाहर जा रहे हैं, तो इसका क्या उद्देश्य है? तो आप सब लोगों से इस न्यूज चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूंगा, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर एट दिस स्टेज। सो प्लीज, for the sake of the society, for the sake of your family, and for the sake of your well-wishers, please obey all the rules and regulations laid down by the government. डॉक्टर अमित, फाइनल कमेंट आपका? सर जो जैसे डॉक्टर साहब ने बताया बिल्कुल ठीक बताया। इसके अलावा मैं एक और चीज बोलूंगा, अपने सिम्टम्स को इग्नोर ना करें। अगर आपको किसी को छाती में दर्द हो रहा है, घबराहट हो रही है, बेचैनी हो रही है, पसीना आ रहा है, तो फिर एकदम तुरंत हॉस्पिटल जाइए। डू नॉट इग्नोर योर सिम्टम्स। 3 गोलियां अपने पास हमेशा रखिए। खासतौर पे अभी इतने आपके एक जर्नलिस्ट की भी मृत्यु हुई थी और काफी लोग हम लोगों पे हार्ट अटैक के केसेस देख रहे हैं। बिल्कुल, तो बिल्कुल। एक वाटर सॉल्युबल एस्पिरिन आती है 300 मिलीग्राम की गोली, वो हर घर में रहनी चाहिए। अगर आपको थोड़ा सा भी शक हो रहा है तो वो एक वाटर सॉल्युबल च्यूएबल चबा के खाइए एस्पिरिन की गोली। कम से कम 22% चांसेस हैं कि आपकी डेथ नहीं होगी हॉस्पिटल पहुंचने से पहले। तो ये बहुत जरूरी है कि एक एस्पिरिन की गोली अपने पास घर घर में होनी चाहिए, इन एडिशन टू अदर मेडिसिन। वैसे भी हम डिस्प्रिन, कभी भी हेडेक होती है तो नॉर्मली लोग डिस्प्रिन ले लेते हैं, तो इसी तरह 300 मिलीग्राम ऑफ एस्पिरिन वाटर सॉल्युबल घर में रखें, क्योंकि अगर किसी को भी छाती में दर्द हो रहा है तो तुरंत वो ले सकता है और जब तक हॉस्पिटल में पहुंचे तो तब तक उसका जो है प्रॉपर इलाज हो सकता है उस टाइम पे। अगर वो चबा नहीं सकता है तो 1 चम्मच पानी में डाल के उसके मुंह में डाल दें। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छा सुझाव है जो कि डॉक्टर अमित ने दिया और डॉक्टर राजेश ने। बहुत शुक्रिया डॉक्टर अमित आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, राजेश जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक अच्छी चर्चा हमने इस ओपीडी में की और तमाम दर्शक देखिए हमारे साथ जुड़े तो वो बुनियादी सवाल भी निकल कर आए जो कि वाकई किसी भी व्यक्ति के मन में आ सकते हैं, या वो भ्रमित हो सकता है या उसको उसकी सही जानकारी नहीं मिल रही। हमारी कोशिश यही होती है इंडिया न्यूज हरियाणा के ओपीडी के माध्यम से कि हम उन तक ये सही जानकारी अपने तमाम जो खास पैनल हमारे साथ डॉक्टरों का रहता है उन तक पहुंचाएं। हरियाणा सरकार अपनी तरफ से कवायद कर रही है, डॉक्टर्स अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, जनता भी जागरूक हो रही है। उस बीच में कुछ नकारात्मकता आती है, कुछ बातें होती हैं, कुछ राजनीति का हिस्सा होती है, कुछ बनाई जाती है, कुछ सोशल मीडिया पर फैलाई जाती है। आपको सबसे सतर्क रहना है, जांचिए, परखिए, समझिए, फिर आगे बढ़िए, स्वस्थ रहेंगे। नमस्कार।